हेलो, बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने जो है पार्ट कंटेंट्स में हमने तीन चीज़ें डिस्कस करनी थी। कि सबसे पहले तो ए में हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि करना था कि अगर कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का एक सैम्पल हमने जो आंसर डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने जो है सिचुएशन उठाई थी कि रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो शिफ्ट हो रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ठीक है। और आरओसी जो है वो चेंज हो रहा था, ठीक है। तो अब हमने जो है इसके बाद तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा बी पॉइंट है कि जब हम लैंडमार्क जजमेंट्स या फिर जो है केस लॉज जो हैं अगर वो भूल जाते हैं तो हम क्या क्या लैंग्वेज यूज़ करके उसको कवर अप कर सकते हैं। तो दो या तीन ही हैं, उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो टेकिंग हेल्प फ्रॉम द रेलेवेंट एप्लीकेबल केस लॉज या रेलेवेंट एप्लीकेबल जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। तो आप ये चीज़ लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पे नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं हुई और लैंग्वेज इतनी फैंसी सी बना दी आपने कि वो बंदा फ्लो फ्लो में पढ़ता ही चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो टेकिंग हेल्प फ्रॉम द रेलेवेंट एप्लीकेबल केस लॉज वी वुड कंक्लूड बाय सेइंग दैट दिस मे हैपन या दिस मे नॉट हैपन। मतलब लास्ट में आपको जो भी बात लिखनी है वो आप वही लिखोगे जो आपका कंक्लूजन बना है उस सिचुएशन के हिसाब से जो क्वेश्चन में दी हुई है। लेकिन आप स्टार्टिंग इस तरह से कर सकते हो कंक्लूजन में, तो जो है उससे थोड़ा सा वो स्मूथ भी हो जाएगा और थोड़े से वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आपका जो आंसर है वो भरा भरा दिखेगा। जर्नली हमें ये सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में यूज़ करने हैं जब हम बेसिकली अपने आंसर पे पहुंच गए हैं। हमें आंसर जो है लिखना है अब। शुरुआत में जैसे आपको जो गिवन क्वेश्चन में फैक्ट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हो, जो भी अगर कोई रेलिवेंट प्रोविजन अप्लाई हो रही है तो वो लिख दिया आपने। और फाइनली जब आप कंक्लूजन दे रहे होते हो ये लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एक तरह से कंक्लूजन के आसपास ही आपको लैंग्वेज यूज़ करनी है। एक या दो और तरीके हैं लिखने के इसी बात को। आप ये भी लिख सकते हो इफ़ वी कनेक्ट द फैक्ट्स गिवन इन दिस क्वेश्चन विद सम सिमिलर लैंडमार्क केस लॉस वी मे से दैट दिस थिंग मे हैपन और दिस थिंग मे नॉट हैपन, या दिस थिंग इज अलाउड टू बी हैपेंड या दिस थिंग इज नॉट अलाउड टू बी हैपेंड, या दिस इज परमिसिबल बाय लॉ और दैट इज इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या इट इज़ परमिसिबल सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। मतलब आपको जो भी आंसर में फाइनली कहना है वो आप वही कहोगे, लेकिन आप शुरुआत इस तरह से भी कह सकते हो कि भाई ठीक है, इस क्वेश्चन में जो भी फैक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं एक लैंडमार्क केस लॉ से। तो अगर हम दोनों को कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं इस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमारा कंक्लूजन ये रहेगा जो भी आप आगे लिखोगे। तीसरा और आखिरी जो आप इजी लैंग्वेज जो आप यूज़ कर सकते हो उसी चीज़ के लिए वो है गोइंग बैक टू सम रिलेटेड केस लॉज और केस जजमेंट्स विच वर समवट सिमिलर टू द फैक्ट्स इन इशू। फैक्ट्स इन इशू यानी कि जो हमारे क्वेश्चन के फैक्ट्स हैं उसको आप फैक्ट्स इन इशू भी कह सकते हो। तो विच वर, या आप ये भी लिख सकते हो विच आर समवट सिमिलर टू द फैक्ट्स इन इशू वी मे कंक्लूड बाय सेइंग दैट, जो भी आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बेसिकली जर्नली क्वेश्चन इस तरह से आता है कि या तो वो आपको पूछते हैं कि क्या ये अलाउड होगा कि नहीं, या ये मतलब क्या ये अलाउड होगा या क्या ये अलाउड नहीं होगा। क्या ये मतलब जो क्लाइंट जो कर रहा था या जो असेसी या कुछ भी जो कर रहा है क्या वो उसको अलाउड होगा करना या नहीं। जर्नली क्वेश्चन जो है हाँ या ना में पूछता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि हाँ वो कर सकता है लेकिन ये कंडीशंस हैं। तो बेसिकली आपकी जो लैंग्वेज है बिल्कुल सही बैठ जाएगी इसमें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में जो है बेसिकली वो यही पूछेगा कि कौन सही है और क्या होना चाहिए, या कौन गलत है और वो क्यों गलत है और क्या उसे मना किया जाएगा करने से। तो जो है इस तरह से वी में कंक्लूड बाय सेइंग दैट में आगे जो है आप बहुत ही इजी आराम से इजी इंग्लिश में जो है जो भी आपका बात है वो लिख सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग इस तरह से करने से इसको थोड़ा सा लीगल टच मिल जाएगा। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप वो लैंग्वेज यूज़ करो जो आपको पढ़ते ही बहुत ईजी लग रही है कि यार ये तो बहुत ईजी है।
तो आप रादर की 2 या 3 या 4 लैंग्वेज लर्न करने के बजाय आपको पहली नज़र में ही पढ़ते ही जो आपको सबसे ईजी लग रही है, क्योंकि तीनों ही एक ही बात कर रहे हैं, तीनों ही फैंसी लैंग्वेज हैं, तो तीनों में से जो सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लग रही है, ज़्यादा ईजी लग रही है, वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं आप अडॉप्ट कर लो, और चाहे तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में आप वही लाइन यूज़ करो। बाकी जो है कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग और एथिक्स में कम चांस है कि इस तरह का तरीका आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ड्राफ्टिंग और एथिक्स के लिए हम तीसरा पॉइंट जो हमारा कंटेंट में सी पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कोई बात और उसको आप पॉइंट्स में बता सकते हैं। जो हमारा सी है कंटेंट में, वो हम बात करते हैं कि हमारी जो आंसर्स हैं अगर हम उसको पॉइंट्स में प्रेजेंट करना चाहते हैं, प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमारी जो है 3 स्ट्रेटजी यूज़ की सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मतलब वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से अगर वो क्वेश्चन 2 से 3 मार्क का है तो हम जो है स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट। अगर वो 4 से 5 नंबर का है तो सेकंड स्ट्रेटजी यूज़ की जा सकती है। और अगर वो 7 से 8 नंबर का है और पॉइंट्स में दिए जा सकता है उसका आंसर, तो जो है स्ट्रेटजी तीसरी यूज़ की जा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली पहली स्ट्रेटजी बस ये कहती है कि क्योंकि वो 2 या 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो इसलिए आप क्या करो, सिंपली अगर उसके कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप पॉइंट्स दे सकते हो, जैसे सपोज एडवांटेजेस पूछ ली एथिक्स की, कि एथिकली अगर बिहेव करते हैं बिजनेस तो क्या क्या एडवांटेजेस होंगे उसको, तो और ये जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आप पहली स्ट्रेटजी जो है जो 2 या 3 नंबर तक के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। अब ये है कि आप क्या करो, पॉइंट्स लिख दो। पहला पॉइंट लिखा छोटा सा, मतलब जो है 7-8 वर्ड्स का एक लाइन लिख दी, ठीक है, बी सी डी, बस ABCD, और या अगर और याद आ रहा है तो ई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 5 आपने लाइंस लिख दी, और जो है बस क्योंकि ये 2 या 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, इसलिए बस हमने जो है ये एक तरह से हेडिंग मान लो, या ये यही एक्सप्लेनेशन है, इसी को ही मान लो। लेकिन हाँ 7 से 8 वर्ड्स होने चाहिए, ताकि ये ना कुछ अधूरा अधूरा सा ना लगे, मतलब प्रॉपर इंग्लिश का सेंटेंस लिखना, और वही हेडिंग हो जाएगी, क्योंकि हम उसको एक्सप्लेन जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये बहुत छोटा क्वेश्चन है और इसके लिए इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या किया, अगर आप इसी चीज़ को ये सब छोड़ के एक पैराग्राफ में लिखते तो बहुत जो है कहीं ना कहीं मिक्सअप होता। तो हमने क्या किया, उसी बात को जितना तोड़ तोड़ के 5 बात अलग अलग हैं उसको हमने पॉइंट्स में बता दिया। ठीक है, ओके। अगर आपको सपोज यही क्वेश्चन जो है 4 या 5 नंबर का पूछा गया है, तो आप बेसिकली क्या करो, आपको अभी भी क्या करना है, वो लाइन ही लिखनी है। बस ये है कि अब वो लाइन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बढ़ा के 2 या पौने 2 लाइनें जो है कहीं ना कहीं भर दो। तो पहला पॉइंट जो है करीब 1.5 पौने 2 लाइनों तक का हो सकता है, मतलब थोड़ा सा उसको जो है एक्सटेंड कर दो, थोड़ा सा ज़्यादा लिख दो उसमें, BCDE। तो इसमें बेसिकली हमारी जो है लाइनों का जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो बढ़ जाएंगे एक तरह से। वही बात है कि उस पॉइंट को थोड़ा सा एक लाइन और लिख के थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकते हो, तो जो है एक और लाइन आ जाएगी। तो बेसिकली इसमें क्या है, 4 से 5 नंबर का है, तो इसलिए इतना भी स्कोप नहीं है कि इसको सजाए जा रहे हैं कि पहले हेडिंग लिखी और फिर उसको जो है थोड़ा सा बताया, फिर हेडिंग लिखी फिर उसको बताया। वो हम करेंगे इनमें, क्योंकि इसमें जो है फिर भी इतना टाइम वेस्ट करने का जो है बनता भी है, क्योंकि उतने मार्क्स भी मिल सकते हैं। लेकिन 4 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी 100 नंबर के पेपरों में इतने ज़्यादा कोई स्कोरिंग क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए बस इसमें ये कर लो कि जो आपने एक तरह से लिखना शुरू किया उसी को ही लिखते लिखते जो एक और कोई बात दिमाग में आ गई उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो भी लिख दो। और लास्ट में बस क्या करना है, 4 से 5 वाले में ये कर सकते हैं हम कि जो है जो उसके कीवर्ड्स हैं वो आप साथ के साथ ही लिखते लिखते जो कीवर्ड्स हैं वो अंडरलाइन कर दो। तो हर पॉइंट में, क्योंकि अब पॉइंट जो है 2 लाइनों का हो गया या 2.5 भी हो सकता है, तो अब क्या है कि ये भी बिल्कुल पैराग्राफ वाली फीलिंग ना दे दे, गुच्चर मुच्चर सा। तो अब इसमें बस आप क्या कर सकते हो कि 1 या 2 वर्ड हर लाइन में से अंडरलाइन कर दो, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये इस पे ना नज़र पड़ जाए उसकी। और अगर 7 से 8 नंबर का है, ड्राफ्टिंग और एथिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन जनरली ऐसे आते हैं ड्राफ्टिंग और एथिक्स में दोनों में, जिसमें जो कहीं ना कहीं 7 से 8 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पे हम अच्छी प्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ खास नहीं करना, सिंपली हमें क्या करना है, पॉइंट्स ही लिखने हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि पॉइंट्स लिखने वाला क्वेश्चन, अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गलती से, तो उसमें वो तो दूसरी चीज़ जो हमने ए में डिस्कस कर लिया राइटिंग आंसर में वो होगी। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट्स में दिया जा सकता है तो आप क्या करो, सपोज 6 पॉइंट्स लिखने हैं, A B C,
सोच लो पहले आराम से 1 या 1.5 मिनट लगा के कि कितने पॉइंट्स हैं, 5 या 6 पॉइंट्स लिखने हैं। तो लिखने से पहले सोच लो ताकि आप प्लान कर सको, क्योंकि ये भी ना हो कि 7 से 8 नंबर में जो है आप ये भी नहीं कि 2 पेज या 2.5 पेज भर दें। आपको 1.25 पेज के आसपास बस जो है लिखना है और रेलेवेंट लिखना है, काम की बात लिखनी है। तो 1.25 पेज में भी आराम से 7-8 नंबर का अच्छा आंसर बन सकता है। तो ए पॉइंट सोच लिया पहले, 5 पॉइंट्स, ए पॉइंट लिखा, उसकी हेडिंग लिखी। मतलब एक तरह से ना हमने जो यहाँ पे यूज़ किया और सिर्फ हेडिंग लिखी थी, हेडिंग हमने यहाँ लिख देनी है, ठीक है। और बस हमने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था, बस उसी चीज़ को चाहे थोड़ा सा रेपिटेटिव हो जाए भले ही, लेकिन उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है हर पॉइंट के बाद, अगर वो बड़ा क्वेश्चन है और पॉइंट्स में लिखने वाली बात है, ठीक है। हेडिंग लिखी, उसको एक्सप्लेन कर दिया, हेडिंग लिखी, उसको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे बस हमने हेडिंग लिख कर छोड़ दिया था, ठीक है। तो एक तरह से इस तरह से पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन हो सकती है आंसर्स की। कहीं भी हर पेपर में कहीं ना कहीं 2 से 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपको ज़रा भी स्कोप लगे कि यार पे पॉइंट्स में आंसर दिया जा सकता है, तो वहाँ पे पॉइंट्स में ही देना, क्योंकि पैराग्राफ को कितना भी अच्छा आप बना लो वो रहते पैराग्राफ ही हैं। हाँ, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप फिर भी पैराग्राफ में ही देना चाहते हो, आपके पास इतने पॉइंट्स नहीं हैं, 5 पॉइंट्स नहीं हैं, आपके पास 2 बातें ही कहने को हैं और आप 2 पैराग्राफ में ही ख़त्म करना चाहते हो, तो आप पॉइंट वाली बात इस तरह से यूज़ कर सकते हो उसमें कि पैराग्राफ लिखा, ऊपर ने एक लाइन छोड़ दी, फिर जो है एक लाइन और छोड़ दी, फिर पैराग्राफ लिख दिया। और पैराग्राफ पढ़ के जो भी आपको लग रहा है अप्रोप्रिएट हेडिंग बन सकती है उसकी, तो पैराग्राफ लिखने के बाद उसकी एक हेडिंग यहाँ पे लिख दो। तो वो पॉइंट्स नहीं बने, लेकिन कहीं ना कहीं पैराग्राफ सिस्टम को ही थोड़ा सा आपने और ऑर्गेनाइज करके दिखा दिया उसको कि भाई मैंने इस पैराग्राफ में अगर तुझे पढ़ने का टाइम ना हो ना, तो मैंने इसमें बेसिकली ये बात डिस्कस की है, अगर तेरे को लग रहा है पढ़ना चाहिए तो पढ़ ले, नहीं तो मत पढ़। तो बेसिकली अगर आपको लगता है कि यार प्योरली किसी क्वेश्चन में उसका आंसर पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपके पास इतनी बातें नहीं है कहने की, 5 या 6 बातें नहीं है, ठोस 1 या 2 बात ही है, तो आप 2 पैराग्राफ बना रहे हो, लेकिन हर पैराग्राफ को लिखने के बाद ऊपर एक लाइन की एक छोटी सी हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। और हेडिंग को अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप उसको क्या कर सकते हो, या तो बोल्ड लिखो, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा। आप क्या करो, हेडिंग लिख दी, उसको जो है कहीं ना कहीं शुरू में और लास्ट में जो है स्टार बना सकते हो, या फिर जो उसको जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हो सकते हैं उसमें दिखा सकते हो। बेसिकली हाईलाइट करने का पर्पज़ है और कैसे भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे। आप जो है या तो सिंपल ऐसे हाइफन डाल दिए इधर उधर और बीच में हेडिंग लिख दी, ये भी कर सकते हो। मतलब हाईलाइट करना है, बस बोल्ड करने में टाइम वेस्ट होगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं थे प्रेजेंटेशन के 3 बातें। पहली बात थी राइटिंग, नॉर्मली जो आंसर्स होते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की वो कैसे लिखते हैं, उसकी तो हमने वर्ड फाइल ही जो है शेयर कर दी थी। बी में जो है अगर आप भूल जाते हो केस लॉ जजमेंट वगैरह, तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो वो डिस्कस कर लिया। और जो तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कि आपको आंसर जहाँ तक हो सके पॉइंट्स में देने हैं, अगर देने हैं तो कैसे देने हैं।